अ थिन सिलिंड्रिकल रॉड ऑफ लेंथ कितना सेंटीमीटर? अ थिन सिलिंड्रिकल रॉड ऑफ लेंथ कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ कितना? 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना? 20 सेंटीमीटर। तो भाई फोकल लेंथ हो गया अपने पास 20 सेंटीमीटर, कॉन्केव मिरर है, तुमने ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ है? द रॉड इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट मिड पॉइंट ऑफ द रॉड इज एट 40 सेंटीमीटर। मिड पॉइंट क्या 40 सेंटीमीटर पे है? हाँ भाई, ये देखो ऐसी सिचुएशन है ना, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 35, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 45। अरे हो जाएगा ना। और ये एज इट इज यहाँ आ जाएगा क्या? अरे ये ए है, ये बी है, ये फोकस था ना, तो इमेज कैसी बनेगी? बी यहीं रहेगा कि बी पीछे चला जाएगा? बोलो बोलो बोलो, बी कहाँ जाएगा? पीछे। और ए, क्या कुछ ऐसी इमेज बनेगी? अरे ऐसी इमेज बनेगी? कितना बड़ी, कितनी बड़ी हो जाएगी? बोलो। x/3 ऑब्जेक्टिव होता तो हम थोड़ा देखो एक तुक्का मारने की कोशिश करते, लेकिन डेटा रखना है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे? दो का निकालो, ए का निकालो और बी का निकालो। तो ए का कैसे निकालोगे? फोकस कितना है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर ना भाई, तो क्या लिखोगे? 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। u का वैल्यू कितना है? -35 प्लस v का, v निकालना है ना, v निकालना है, और फोकस कितना है? -20। तो 1/v बराबर -1/20 प्लस 1/35। एलसीएम 140। हाँ 140, 2 7 14 -7, 35 दूना 4 प्लस 4। तो v बराबर हो गया कितना? 140/3 माइनस साइन के साथ हो गया। और दूसरा कितना हो जाएगा? ए वाले का कितना हो जाएगा? 1/v बराबर -120 और प्लस कितना? 100। हाँ कौन सा यहाँ 32? अच्छा इसका, इसका अच्छा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 180। तो यहाँ हो जाएगा -9 और यहाँ हो जाएगा 4। ये क्लियर है? तो v बराबर कितना हो जाएगा? 180/5। तो 5 से कट जाएगा, कितना आ गया? हाँ 32, 36, 36 सेंटीमीटर। तो भाई ये दो पोजीशन हो गया, इनके बीच का गैप, इनका टोटल लेंथ चाहिए, तो कौन बड़ा है? 36 में से 140/3 घटा दें? 140/3 में से 36 घटाएंगे, हाँ। अरे भाई ये तो दूर चला गया ना, बी यहाँ आ गया ना, और ए यहाँ रह गया। तो क्या करोगे? इसका लेंथ निकालना है तो क्या होगा? हाँ तो ऐसे सिंपल लिखो, 140/3 -36। तो कितना? 3 6 18, 3 3 9, 1 10, और यहाँ हो गया 140/3। तो क्या 32/3 आ गया? तो x बराबर कितना आ गया? 32। अरे लेंथ निकालने के लिए क्या माइनस प्लस यार, समझे कि नहीं? ये तो बेसिकली माइनस आने का मतलब है कि तुमने यहां से लेंथ निकाली है ना। तो देखो ये वाली जो लेंथ है तुम्हारी, ये लेंथ तुमको मिल गई है कितनी? 140/3। और ये वाली लेंथ मिल गई तुमको 36। तो ये लेंथ चाहिए, तो 140/3 में से 36 घटा दो, खत्म बात। ठीक है ना? चलो, और आगे बढ़ो। ये कह रहा है टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना? 40 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर। सेम वही सवाल है, रिपीट टेलीकास्ट एज इट इज। हाँ पहले एक बार एक का निकालो, बी का निकालो, दोनों का माइनस कर दो। अब ये सवाल लगा लोगे तो तुम आसान सवाल तो बहुत आसानी से बना लोगे भाई। अब ये एक सवाल है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 200 सेंटीमीटर। एज शोन इन फिगर द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द मिरर एट स्पीड ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर आफ्टर 10 सेकेंड विल बी। 10 सेकेंड बाद क्या होगा? द पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर आफ्टर 10 सेकेंड विल बी एट। तो क्या उसके लिए हमको वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना पड़ेगा। देखो तो अब सुनो, अब यहां से हमारा एक अलग टाइप स्टार्ट हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ। जैसे मिरर में पढ़े थे ना, प्लेन मिरर में, अरे पढ़े थे ना, ऑब्जेक्ट, मिरर एंड इमेज। वही सेम कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा अलग है। ये बताओ मैग्निफिकेशन याद है तुमको? कितने तरह के मैग्निफिकेशन पढ़े थे? 3।
एक ट्रांसवर्स, एक ट्रांसवर्स कौन सा? माइनस ऑफ वी बाई यू, जिसको अपन एच आई बाई एच ओ भी लिखते थे। एक लॉन्गिट्यूडनल पढ़ा था क्या? माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, इसको क्या डीवी बाई डी यू बोला था? अरे बोला था ना, बोला था ना। अच्छा, ये लॉन्गिट्यूडनल के लिए ये फॉर्मूला तब काम करेगा जब लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन 10% ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। याद है क्या ये सब यार? बस बहुत है यार, इतना याद कर लिए तो। अच्छा, एक और एरिया वाला था क्या? एरिया वाला क्या था? एम स्क्वायर था ना, ट्रांसवर्स वाले का स्क्वायर है एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लैरिटी है ना? ये पता है डिफरेंशिएट करने से आया था, आया था ना। फिर वही करना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज एंड मिरर के लिए फिर से वही करना है। बहुत सस्ता काम है, बहुत सस्ता। एक बार ध्यान से देख लो, पूरा एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। क्या भाई? कि अगर मान लो हम कह रहे हैं कि हमारे पास मिरर फॉर्मूला है 1/u प्लस 1/v बराबर क्या? 1/f। 1/u प्लस 1/v बराबर कितना? 1/f। हम कह रहे हैं काम करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या लिखोगे? -1/u स्क्वायर हो जाएगा। समझ आया कैसे किया है? u ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बहुत आसान है यार, u ऊपर जाएगा तो क्या हो गया? -1। अब इसको तुमको करना है dy/dt, तो ये -1 यहां आ गया और -2 हो गया, और dt के टर्म में कर रहे हो u को, तो क्या du/dt बाद में आगे मल्टीप्लाई नहीं करोगे? करोगे ना। उसी का du लिखे थे पिछले वाले फॉर्मूले में, du/dt -1/v² dv/dt, और ये कितना? 1/f कितना? 0। 1/f कितना? 0। तो अब यहां से क्या बनेगा? बोलो 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 बोलो। क्या dv/dt बराबर माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर du/dt हो गया? अरे हो गया। dv/dt को बोलते हैं, dv/dt को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। वी इज फाइनल वेलोसिटी, यू इज इनिशियल वेलोसिटी ना। क्या है ये वी और यू? तो थोड़ा जागो बे तुम लोग। हाँ, जगे हो ना? हाँ। वी क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज। यू क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अच्छा, ये जितनी बातें तुम पढ़ रहे हो, ये सब बस तभी काम करती हैं जब अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दूसरी एट प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नीचे नहीं हो, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही हो और प्रिंसिपल एक्सिस पर ही हो। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नीचे हो गए ना, पूरा गेम बदल जाएगा। ये जो तुम छोटा सा फॉर्मूला देख रहे हो, -v² अपॉन u स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, क्या चीज? कंपैरिजन ऑब्जेक्ट है ना तेरे पास, इमेज थोड़ी है यार। इमेज तो बाद में निकलेगी ना यार, पहले तो ऑब्जेक्ट होगा ना रेफरेंस के लिए। अरे क्लियर है क्या? अभी ये देखो, इसको क्या लिखोगे? क्या लिखोगे इसको? क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। लिख सकते हैं? बोलो, कोई दिक्कत नहीं? बस ये सवाल, इसी सवाल चलेगा। अब देखो, अब जो तुम्हारा ये सवाल है, क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? बोलो। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है इसका? 100 सेंटीमीटर ना हो, मतलब फोकस कितना लिख लें? 50। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब फोकस कितना है? 100 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा है? फोकस पे रखा है ना? अरे रखा है ना भाई। हाँ। एज शोन इन फिगर, द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द मिरर एट स्पीड ऑफ, ये चल रहा है ये 2 मीटर पर सेकेंड से, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तुमसे कह रहा है द पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर आफ्टर 10 सेकेंड विल बी, पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर आफ्टर 10 सेकेंड। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? फोकस पर। इमेज कहाँ बनेगी? इमेज कहाँ बनेगी? इनफाइनाइट पे ना, इनफाइनाइट पे ना। तो अभी क्या पढ़े हो? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। वी कितना हो गया जी?
v कितना है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस पे ना, तो v कितना हो गया, हाँ सॉरी, u क्या हो गया, अरे भाई u तो, हम v की बात कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया, इनफाइनाइट, तो वही तो बोल रहा हूँ यार, v की ही तो बात कर रहा हूँ मैं। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 100 पे ना, तो ऑब्जेक्ट 100 पे रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज इनफाइनाइट पे ना। अरे बल्ले पड़ा, अब तुम आगे बढ़ गए ना, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रहे हो। तो तुमसे क्या पूछा है, द पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर आफ्टर 10 सेकेंड विल बी एट, 10 सेकेंड बाद, तो 10 सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, 80 पे हो जाएगा ना। जब ऑब्जेक्ट 80 पे पहुंच जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगी, तुमको रफ्तार यहां थोड़ी निकालनी है यार, यहां तो डिफाइन ही नहीं कर पाओगे, इमेज कहां पहुंच गई, इनफाइनाइट। तुमसे कह रहा था ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द मिरर एट स्पीड ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, द पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर आफ्टर 10 सेकेंड विल बी, द पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम, अरे यार ये तो बड़ा सस्ता सवाल हो गया यार, रिलेटिव का तो कोई सवाल ही नहीं है ये। u बराबर कितना हो गया जी, अरे 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 10 सेकेंड बाद u बराबर कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर ना। 1/u+1/v बराबर कितना, 1/f, u की जगह लिख दो -80, v का ज्ञान है नहीं, फोकस अपने को पता है कितना, -100, तो 1/v बराबर कितना, -100 + 80। अरे क्लियर है क्या, v बराबर कितना रहेगा, 400, +400 की -400, माइनस +400 भाई, +400 मीटर पर सेकेंड, सॉरी +400 सेंटीमीटर, +400 सेंटीमीटर, तो एट कितना हो गया, 400 सेंटीमीटर। ये तो कुछ लगा ही नहीं यार, ये तो सस्ता सवाल था, ये तो सस्ता सवाल था, एक लाइन का। समझ आए, क्वेश्चन समझ आए। अच्छा थोड़ा अच्छा सवाल देखो, ये कह रहा कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन द गिवन फिगर, वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना है, फोकस कितना है, ऑब्जेक्ट को रखे कहाँ हो? अरे ऑब्जेक्ट को रखे कहाँ हो, 3F पे ना, इमेज कहाँ होगी, सोचो। अब जब हमको थोड़ा डेटा याद रहेगा तो कितना फायदा होगा। 30 सेंटीमीटर पे रखा है, इमेज क्या यहाँ बना दें, कितने सेंटीमीटर पे हो, 15 सेंटीमीटर पे ना। अब डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू क्या, -v² / u², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। जो प्लेन मिरर था फॉर्मूला, उसमें -v² / u² मल्टीप्लाई हो गया एक और, अरे हुआ ना। तो अब देखो क्या बनेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, -v² / u², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है, वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, +1 की -1, जो इधर लग रहा है वो नेगेटिव, जो आगे लग रहा है वो पॉजिटिव, v²/u², तो v कितना है 15, मतलब 1/4 लिख लें यार। अरे यार क्या बात करते हो यार भाई, ये v हो गया और ये क्या हो गया, u हो गया, तो v/u 15/30 करोगे तो 1/2 नहीं होगा, 1/4 हो गया। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2, और वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना है 1, तो +1 हो गया ना, 2 1 3, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना हो गया, -3/4 और -1, तो क्या होगा, -7/4 मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब समझ रहे हो, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और इमेज इधर जा रही है। अरे जा रही है कि नहीं, जा रही है ना भाई, देख लो। और ऐसे सवाल करने, और सवाल करे जाए, कुछ खुद से बना लो, 2 4 फॉर्मूले बना लोगे तो तुमको याद हो जाएगा। अभी इसमें 1 2 कंसेप्चुअल्स आते हैं, वो पूछूंगा, उनका सही जवाब देना। मान लो हम तुमसे कहें, सुनो भाई, हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसका फोकस दे रखा है 20 सेंटीमीटर, यहां से 20 सेंटीमीटर पर ही एक ऑब्जेक्ट है जो आगे जा रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से, और ये मिरर आगे इधर जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछा है, बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज, जल्दी पेन चलाओ, खाली कहां बैठे हो।
ठीक। इमेज कहाँ बन रही है, फाइनल इमेज? इनफाइनाइट? कहाँ? प्लस एफ बाई टू की माइनस एफ बाई टू? प्लस माइनस एफ बाई टू? अबे भाई गजब गधा हो यार तुम लोग। ये फोकस पे रखा है ना, प्लस एफ पे है कि माइनस एफ पे है? माइनस एफ पे है, तो इमेज कहाँ बनती है? प्लस एफ बाई टू पे। याद करो यार, अभी तो कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था यार, अब इतना नहीं याद करोगे तो कैसे बात बनेगी भाई। क्या है सिंपल, 1/u प्लस 1/v बराबर कितना? 1/f। यू का वैल्यू है -20, वी का ज्ञान नहीं है, फोकस है अपने पास +20, तो 1/v बराबर हो गया 1/20 प्लस 1/20, तो v बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर, प्लस 10 सेंटीमीटर मतलब f/2 पे। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अब इसमें ऐसी पता नहीं कौन सी कठिन बात है जो तुमसे नहीं हो पा रहा है। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का मतलब है वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। जो आगे लग रहा है पॉजिटिव, जो पीछे लग रहा है वो नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर -2, तो +2 हो जाएगा, माइनस ऑफ वी, वी है 10, यू है 20, तो 10/20 कितना हो गया? हाँ, अरे यार सॉरी, तो वी आई +2 माइनस ऑफ वी अपॉन यू कितना, 10/2, 1/10/20 1/4। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है भाई? 5, 5 + 2, तो 5 2 7, तो -7/4, -7/4 -2, तो 4 दूना 8, 8 में से 7 जाएगा तो कितना? 8 7 15, -15/4 मीटर पर सेकेंड। क्या इधर जा रहा होगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। -15/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा होगा। खत्म बात, यही तो है सवाल है। और कराऊं? और कराऊं? नहीं? हाँ, नहीं ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं। चलो एक ऐसे छोटा सा कंसेप्चुअल पूछ रहा हूँ, बस केवल कंसेप्चुअल सवाल है, ढंग से आंसर करना। मान लो हम कहें कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका हाइट HO है, और ये यहाँ पे रखा हुआ है 3f/2 पे। कहाँ रखा हुआ है? 3f/2 पे। इसका फोकस है F। फोकस कितना है? ये जा रहा है इधर v रफ्तार से, या मान लो जा रहा है x मीटर पर सेकंड से। डायरेक्शन पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा पहले ये बताओ? हाँ, कहाँ पे होगा? इस समय, इसी समय बताना है कहाँ होगा। 3f पे होगा, -3f ना, तो -3f पे होगा। तो ये पॉइंट तो ऊपर है, तो यहाँ कहाँ जाएगा, ऊपर की नीचे? नीचे। एच आई नीचे जाता है ना यार, एच आई नीचे जाता है ना, तो ये पॉइंट यहाँ आ गया, आ गया ना, आ गया ना। डायरेक्शन ऑफ मोशन बताओ इसका क्या होगा? हाँ, अगर मान लो इस पे अगर हम वेलोसिटी मार्क करें, वेलोसिटी का डायरेक्शन मार्क करें, तो किधर मार्क करेंगे? ये ऐसे जा रहा है आगे, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेलोसिटी कौन सा? कौन सा? 6 ना, कि 8? क्या सोच, जैसे जैसे ये आगे जाएगा वैसे ये पीछे जाएगा, तो पीछे जाएगा तो बड़ा भी तो होगा। तो मतलब इसकी एक इमेज इधर है, जो इसकी एक एक वेलोसिटी इधर है जो इसको पीछे ले जा रही है, और एक वेलोसिटी नीचे है जो इसकी हाइट को बढ़ा रही है। तो क्या रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर आएगा? तो रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी 6। नहीं आया? समझ आया? रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा? 6। सोच, चलो और बता। हाँ बच्चा, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? तो दूसरी तरफ चला, इस इंस्टेंस पे पूछ रहा हूँ ना भाई मैं। सवाल में ये है कि इस इंस्टेंस पे रफ्तार किधर होगी, उसके बाद क्या हुआ वो कोई थोड़ी जानता है। उसके बाद तो पोजीशन चेंज हो रही है ना उसकी। मान लो हम तुमसे कहें, क्या कहें कि तुम्हारे पास ये एक मिरर है, सोचना, से छोटे छोटे कंसेप्चुअल्स। हम कह रहे हैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, वो इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, मिरर रेस्ट पे है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट ओ रखा है, यहाँ हाइट है HO, इतनी हाइट पर ऑब्जेक्ट रखा है, ये इधर जा रहा है कुछ x सेंटीमीटर पर सेकंड से, मिरर जहां है वहीं रुका हुआ है। तो ये मैंने कहा कि अगर ये F पे रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज कहाँ बनेगी? f/2 पे। कहाँ पे? f/2 पे बनेगी ना। हाँ, f/2 पे बनेगी। तो ये बताओ, f/2 पे इमेज इसके बड़ी बनेगी, इसी के जितनी बढ़ेगी, ऊपर बनेगी नीचे बनेगी? ऊपर की नीचे? बराबर इसके? छोटी ना, छोटी ना। तो डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ मोशन, सोच के, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इमेज, डायरेक्शन ऑफ, सोच के, ऐसा हवाबाजी नहीं, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इमेज। हाँ, 4 4 4 4 6, 4 कहाँ है? गधेड़े हो क्या? थोड़ा और आगे आएगा तो इसकी छोटी हो जाएगी ना हाइट, तो एक वेलोसिटी इसकी हाइट छोटी कर रही है और एक इसको आगे ले जा रही है, तो रिजल्टेंट तो ऐसे आएगा ना, समझ आया ना? तो रिजल्टेंट क्या होगा? 6। नहीं आया? आया? और बातें करे थोड़ी, चल और बता ले। ये देख, आखिर ये कोई गलत नहीं करेगा, ये कोई गलत नहीं करेगा। हम कह रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट रखा है 3F पे, कहाँ रखा है? 3F पे, यहां पर, और ये इधर जा रहा है कुछ भी x मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना? वेलोसिटी ऑफ इमेज कहाँ होगी? पहले इमेज कहाँ होगी? कहाँ होगी? 3F/2 पे होगी ना? और किधर जाएगी? ऊपर के नीचे? इमेज किधर होगी? नीचे ना? 3F/2 पे होगी ना? क्लियर है ना? तो ये किधर जाने की टेंडेंसी है इसकी? अरे भाई, ये तुम्हारा f हो गया, ये तुम्हारा 2F हो गया, ये तुम्हारा 3F हो गया। जब ये इधर जा रहा है तो ये कहाँ बढ़ रहा होगा? फोकस की तरफ। अरे बढ़ रहा होगा ना? तो डायरेक्शन ऑफ मोशन बताओ। बोलो बोलो बोलो। सेकंड ना? यहाँ पर एक वेलोसिटी जो इसको इसको आगे ले जाएगी और एक वेलोसिटी जो इसके हाइट को घटाएगी, तो कौन सा ऑप्शन होगा? सेकंड। अरे क्लियर है? क्लियर है? पक्का ना? सोचो। अब इसी पर अगर तुमको ये बात समझ आ गई तो तुमसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तुम कुछ भी बता सकते हो। मान लो हम तुमसे कह दें कि यहाँ पर एक डिब्बा रख दें, यहाँ पर एक डिब्बा रख दें ऐसे, क्या इस डिब्बे की इमेज बना सकते हो पोजीशन के हिसाब से? अरे बना सकते हो? पक्का ना? मान लो हम कहें कि ये एफ है, हम कह रहे हैं तुम्हारा ये 2F है, क्लियर है? तो डिब्बे की जो इमेज बनेगी वो क्या 2F के बियॉन्ड बनेगी? एफ एंड 2F के बीच में होगा तो 2F के बियॉन्ड बनेगी, ठीक है ना? अगर हम ऐसे देखो, ऐसे ए बी सी डी, तो इमेज पे ऐसे मार्किंग लगाएंगे, ऐसी इमेज बनेगी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, ठीक है ना? तीसरा ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन, ठीक है ना? ये देखो, यहां पे लिखा है ABCD, यहां पे लिखा है तुम्हारे पास ABCD, क्लियर? और यहां पे लिखा है ABCD, और यहां पर लिखा है BACD। बोलो कौन सा आंसर सही है? दूसरा? दूसरा? सोचो 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 सोचो। चौथा 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 चौथा। हाँ, जो फोकस के जितना पास होगा वो इधर इतना दूर होगा, तो क्या CD? अच्छा, चौथा सही है, लेकिन हमने थोड़ा उल्टा बना दिया ना। चौथा ही सही है, मतलब ऐसे तुमको मार्क करके आएगा। यहाँ तुम्हारे पास क्या होगा? यहाँ पे CD होगा और यहाँ पे AB होगा। अरे समझ आया ना? पीछे वाला हिस्सा बड़ा हो जाएगा ना, जो पास है उसकी इमेज, हाइट ऑफ इमेज ज्यादा होगी, जो दूर है उसकी हाइट ऑफ इमेज कम होगी। समझे ना? तो ऐसे तुमको छोटे मोटे डायग्राम्स देके 4 ऑप्शंस देके पूछ सकता है कि कौन सा साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। हाँ, दूसरा वाले में थोड़ा उल्टा बना ना भाई, ये देखो D और A को नीचे लेके चले गए हैं ना, समझे ना? अरे क्लियर है? अरे D और A तो प्रिंसिपल एक्सिस पे है ना, वो तो वहीं रहेगा ना भाई, प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ी उड़ जाएगा यार। नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है? चलें आगे बढ़ा जाए। कौन से वाले में? हाँ, अरे ये वाला चौथा वाला गलत लिख दिए भाई, सी ऊपर, D ऊपर होगा और C नीचे होगा, D ऊपर होगा C नीचे होगा। क्लियर है ना? तो जिसको ये क्लियर होता है उसको ये बनाने में कोई समस्या नहीं रहती। यही था आपका पूरा मिरर। अब इसके बाद आ जाता है अपने पास कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। क्या जाता है? कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। बहुत टाइम पास चीज। देखो क्या रहा, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M1।
टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M1, ये हमारा M1 है और ये हमारा क्या है, M2 है। फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1 पे लेना है, बोलो क्या करोगे? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 15 सेंटीमीटर पे। सुनो देखो कि ऐसे ऐसे जो सवाल आते हैं ना वो डायरेक्टली डेटा पे फिट हो जाते हैं, तो अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो सवाल ढंग से कर पाओगे। समझो, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 20, मतलब फोकस कितना है, 10, और इमेज कहाँ रखी है, 15 पे। कहाँ रखी है, 15 पे, मतलब 3f/2 पे रखी है। ऑब्जेक्ट मतलब 3f/2 पे रखा है। पहले मिरर 1 से जो इमेज बनेगी वो मिरर 2 में, फिर मिरर 2 से जो इमेज बनेगी वो मिरर 3 में, ऐसे मिरर 1 में ऐसे रिफ्लेक्शन चलेगा, चलेगा ना। अब थोड़ा सा तुम कॉन्शियसली अगर अवेयर हो तो ऐसे सवाल बिना पेन चलाए भी बना सकते हो। समझ रहे हो ना? ध्यान से सुनना। हम कहे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 15 पे। कहाँ रखा है, 15 पे। फोकस कितना है, 10। फोकस कितना है, 10। मतलब मिरर 1 से जो इमेज बनेगी वो 30 सेंटीमीटर पे बनेगी भाई। कितने सेंटीमीटर पे बनेगी, 30 बनेगी ना। कहां से, कहां से, पोल से कितने सेंटीमीटर पे, 30 सेंटीमीटर पे बन गई। ये बन गई इमेज नंबर 1। जो इमेज नंबर 1 बनी है वो इसके लिए क्या करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। कहां बनेगी, ये 10 सेंटीमीटर है तो कहां बनेगी, 10 सेंटीमीटर पे बनेगी ना। ये 40 और ये 10, 50, 50 हो गया ना। तीसरे सक्सेसिव कोलिजन के बाद लिखना है, पहला हो गया, कहां बना, पहला बना, अरे 15 पे रखा था 30 पे बना ना, बना ना। नहीं समझ आया, कैलकुलेट करूं क्या एक एक अलग अलग। अगर ऑब्जेक्ट 15 पे रखा है तो इमेज कहां बनी, 30 पे, तो मिरर से कितनी दूर है, 10, तो मिरर में कितने पे बनी, 10। अब इससे कितना, 50 पे ना। तो मतलब मेरे पास अगर मैं इस मिरर की बात करूं तो इस मिरर में अब बस आखिरी कैलकुलेशन करनी है कि इसका फोकस कितना है, 10 सेंटीमीटर, और इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां रखा है, 50 सेंटीमीटर पे ना। तो इमेज कहां बनेगी, 1/u प्लस 1/v बराबर -1/10। तो u का वैल्यू है -50, तो 1/v बराबर कितना, -1/10 प्लस 1/50। अरे हो गया ना, नहीं आया। इंसिडेंट रे तो इधर से आ रही थी, तो एलसीएम क्या ले लिया, 50, तो 4/50 मतलब 50/4, 50/4, तो कितना हो गया, कितना, 12.-12.5 मीटर पर मीटर, -12.5 सेंटीमीटर, -12.5 सेंटीमीटर, मतलब 3 रिफ्लेक्शंस के बाद जो फाइनल इमेज बनेगी वो यहां से 12.5 सेंटीमीटर पे होगी। होगी कि नहीं होगी, नहीं आया। फिर से सुनो ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनना। हम कह रहे हैं कि मिरर का फोकस कितना है, पहले फोकस बताओ। मिरर का फोकस कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 था तो फोकस कितना हो गया, 10। ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है, F/3f/2 पे। कहाँ रखा है, तो इमेज क्या 3f पे बनेगी, 3f पे बनेगी। हमसे कहा गया कि पहली बार रे मिरर 1 पे पड़ रही है, मतलब पहला रिफ्लेक्शन मिरर 1 से, फिर उसके बाद मिरर 2 से, फिर उसके बाद मिरर 1 से, फिर से। ठीक है ना, 3 रिफ्लेक्शन के बाद लिखना है। तो 15 पे रखा था तो इमेज कहां बन गई, 30 पर। क्या पहला रिफ्लेक्शन हो गया, तो अब इसके बाद क्या मिरर पे जाएगा, क्लियर है ना। मिरर से कितना है, 10, तो यहां भी कितना, 10। हाँ, तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल जरूर आएगा कि इस ऑब्जेक्ट का इसमें इमेज नहीं बनेगा क्या, क्या चीज बन जाता है भाई, बाहर ही बनेगा ना। तुम क्या सोच रहे हो कि शीशे में हमेशा अंदर ही देखोगे क्या, भाई अब ये तुमको कैसे समझाएं हम, कैसे इतना इल्यूजन क्रिएट करें। जैसे मान लो, सुनो, एक मिरर ले लिया जाए, ठीक है ना, कॉन्केव मिरर ले लिया जाए, और एक पेपर का टुकड़ा रख दिया जाए उसके फोकस पे, और सन के सामने उसको रख दिया जाए, तो पेपर का टुकड़ा जल जाएगा। क्यों जल जाएगा, ये सारी बीम को क्या करेगा, अपने फोकस पे कन्वर्ज करेगा ना, तो जहां कन्वर्ज कर रहा है वहां सूरज की इमेज बना रहा है। बात समझे ना, तो वो इमेज कैसी है, रियल, समझे ना। अब भाई इस इमेज बनाने के लिए तुमको स्क्रीन चाहिए होती है, क्या चाहिए होती है, रियल इमेज बनाने के लिए स्क्रीन चाहिए होती है, वर्चुअल इमेज बनाने के लिए स्क्रीन नहीं चाहिए होती। तो अगर तुम चाहते हो कि तुमको रियल इमेज दिखे तो उसके लिए तुमको एक स्क्रीन लगाना पड़ेगा, दिखेगा। पर्दा देखो ना, जो सिनेमा हॉल में जाते हो ना, पर्दा ना रहे तो मूवी चलेगा नहीं। तो वो पर्दा ही तो है जो रियल इमेज बना रहा है, समझे ना। रियल इमेज बनती है, वो मत सोचो कि मिरर के बाहर कैसे इमेज बनेगी, कर्टेन लगाओगे तो इमेज दिखाई देगी। ठीक है, चल 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 इधर आओ। हाँ भाई सुनो,
अच्छा, इसमें कई लोगों को ये ख्याल आ सकता है कि क्या सर इस ऑब्जेक्ट की इसमें इमेज नहीं बनेगी क्या? आ रहा है ना? बिल्कुल आना चाहिए और बनेगी भी, लेकिन हमसे वो पूछा ही नहीं गया। हमसे पूछा गया 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस, और पहला कहां से शुरू होगा? मिरर 1 से, फिर किस पर आएगा? मिरर 2 पर, फिर किस पर जाएगा? मिरर 1 पे। इससे जो इमेज बनेगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट, इससे जो इमेज बनेगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट, ये प्रोसेस चलेगा। ठीक ना? अरे क्लियर है? हम दोनों मिरर का अलग अलग कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम एक ही मिरर का देख रहे हैं। ए भैया बस बतियावन है यार, तुम लोगों ने यार क्या बतिया रहे हो दादा? फोकस कितना सेंटीमीटर है? फोकस कितना सेंटीमीटर? 10। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? 15 पे। इमेज क्या 30 पे बनेगी? अरे 3F पे बनेगी ना। तो यहां से कितना सेंटीमीटर है? तो इमेज कहां बनी? 10। तो जो इस, ये पहली इमेज हो गई, ये दूसरी इमेज हो गई, तीसरी तीसरी इमेज इससे बनेगी, तो जो तीसरी इमेज बनेगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी कि नहीं? कितना दूर है? 50 सेंटीमीटर। तो फाइनल वी जो हो गया, यू जो हो गया, वो कितना हो गया? फाइनल यू -50, तो इधर गया तो क्या हो गया? +50। सॉल्व किए तो -12.5 सेंटीमीटर। समझ गए? चले आगे बढ़े। चल आइए और देखते हैं। ये देखिए, ये कह रहा है फोकस कितना सेंटीमीटर है? 10। ये कितना है? 20। अरे है ना? सोचिए, कह रहा है टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज फाउंड बाय 2 रिफ्लेक्शंस। टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M1, इसके ऊपर रखना है। फोकस कितना सेंटीमीटर है वो? रखा कहां है? इमेज कहां बनेगी? इनफाइनाइट। बता कहां बनेगी? F/2 पे बनेगी ना। अब डेटा याद रहेगा तो सोचो कितना आसान सवाल होगा। ये 10 सेंटीमीटर है तो क्या 5 सेंटीमीटर पे बनेगी? क्या इमेज 1 बन गई? क्या इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी? कितनी दूर है? 40 10 50, 60 सेंटीमीटर ना। अरे वे कहाँ रखी है? 3F पे रखी है ना। U बराबर 3F पे है ना, -3F। तो क्या -3F/2 पे होगा? -3F/2 का मतलब कितना? 30 सेंटीमीटर ना। अरे ये 20 है ना भाई, 30 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज, थर्ड इमेज विल बी हियर, सेकंड इमेज विल बी हियर। 30 से सेकंड इमेज यहाँ से कितने सेंटीमीटर पे? 30 सेंटीमीटर पे। ये सवाल है क्या है इसमें? टाइम पास। नहीं आया तुझे? हाँ, तीसरा वहीं चला जाएगा। हाँ, जहां चला जाता है उसको बोलते हैं ऑटो कॉलिमेशन। क्या बोलते हैं? ऑटो कॉलिमेशन। जहां ऑब्जेक्ट रखा हो, फाइनल इमेज वहीं बन जाए, उसको बोलते हैं ऑटो कॉलिमेशन। ठीक है ना? अभी आएगा सवाल आगे धीरे धीरे। इसमें तो थोड़ा कम आएगा, मिरर में, मिरर और लेंस के कॉम्बिनेशन में आता है। बट तुम्हारा एग्जाम इतना सस्ता होता है कि उसमें कुछ अच्छा पूछा ही नहीं जाता। ये देख, सुन, क्या ये मिरर 1 है? अरे है ना? अब ये सवाल अगर आ जाए और कोई बच्चा ढंग से ना डेटा ना याद किया हो, तो उसको अगर लगाना पड़े तो उसको 15 दिन लग जाएगा इसको कैलकुलेट करके निकालने में। अरे समझ रहे हो ना? हाँ, मतलब एग्जाम के हिसाब से 5 मिनट एक सवाल पे लग गया तो 15 दिन के बराबर है। बताओ ये कितना सेंटीमीटर? 10। कहाँ रखा है? कॉन्वेक्स के फोकस पे ना। तो इमेज कहाँ बनेगी? 5 सेंटीमीटर पे ना यार। नहीं आया? इमेज कहाँ बनेगी? 5 पे। पहली इमेज बन गई। जो पहली इमेज बनी है, क्या इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी? कितने सेंटीमीटर पे है? 60 सेंटीमीटर पे ना। मतलब क्या ये 3F है ना? तो फाइनल इमेज क्या 3F/2 पे बनेगी? ले भाई, 3F/2 पे बन गई। अरे बन गई ना, तो कितना सेंटीमीटर आ गया? 30 सेंटीमीटर। नहीं आया? ये फाइनल इमेज हो गया, खत्म। क्या ही कैलकुलेट करूं मैं इसमें? ये देख, कह रहा फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय 2 रिफ्लेक्शंस, टेक द फर्स्ट रिफ्लेक्शन और मिरर 1। मिरर 1 का फोकस कितना है? क्या 30 पे रखे हो? कहाँ रखे हो? 3F/2 पे ना। 3F/2 पे ना। तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? 3F पे ना। मिरर 1 से फाइनल इमेज 3F पे, तो 20 दूना 40, 20 तिहाई 60। यहां से 60 ना। तो यहां से 60 कहाँ होगा? इधर कहीं होगा? होगा ना। तो 30 15 कितना हो गया? 45। बचा कितना? 15। 15 बचा ना। अरे 15 बचा ना। पक्का? कितना बचा? 15। तो इसके अंदर बनेगी। इसके अंदर बनेगी कितने अंदर पे? 3F/2 पे ना। अरे यहां से 15 सेंटीमीटर अंदर जाएगी ना भाई। क्लियर है कि नहीं? सोचना, कैसा मिरर है ये? कॉन्वेक्स की कॉनकेव? कॉन्वेक्स मिरर है ना।
वैसे तो मुझे पता है इसका डेटा, लेकिन तुम्हें भी पता रहना चाहिए। 3f/2 पे रखा है ना, रखा है ना। ये पता है कहां बनाएगा? 3f पे प्लस 3f पे प्लस 3f पे, मतलब 30 सेंटीमीटर, यहां से 30 सेंटीमीटर पे बनेगी। अब सोचो, रे डायग्राम से तुम्हें थोड़ा फील दिलाता हूँ कैसे। देखिए यहां से रे निकली, अरे ऐसे निकली, फिर यहां से हमने इसका, देख इसका फोकस कितना है? 30, सोच 20, फोकस 20। हाँ, ये देख यहां से रे निकली, 20 पे निकली। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा? आगे कि पीछे? सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा ना, इधर होगा ना। अरे भाई लेफ्ट राइट बता दो, लेफ्ट की राइट? तो नॉर्मल यहां से खींचोगे तो लाइट यहां ऐसे पड़ेगी। मतलब अपन थोड़ा सा वैसे थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ बना रहे हैं, डायग्राम ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और ये लाइट ऐसे आ रही है। थोड़ा और खींचते हैं नीचे करके, इट इज लाइक दिस। अरे समझे कि नहीं? देखो ये ऐसे जाके मिल रही है, कितने सेंटीमीटर पे? कितने पे? 15 पे। 15 पे मिल रही है ना। फिर इसके सेंटर से तुम नॉर्मल खींचोगे तो ये इधर मुड़ जाएगी और ये इधर मुड़ जाएगी। अरे क्लियर है? ये ऐसे मुड़ेगी, ये कहीं इधर मुड़ेगी, ये कहीं इधर मुड़ेगी, इसके पाथ को पीछे ट्रेस करोगे तो ऐसे मिलती हुई नजर आएगी 30 सेंटीमीटर पे। वैसे तो मैं तुमको कैलकुलेट करके बता देता हूँ, बट ये सब तो अब, ये तो बस एक एक वर्चुअल चीज थी जो हमें देख के थोड़ी समझनी है। बट ये बताओ, पहले राउंड वाली कैलकुलेशन करनी है? बताओ पहले राउंड वाली, ये कहां रखा है? 3f/2 पे ना। कहां रखा है? 3f/2 पे। इमेज कहां बनी? 3f मतलब 60 सेंटीमीटर पे ना। तो ये पहली इमेज हो गई। यहां से कितना दूर? 15 सेंटीमीटर दूर। कैसी होगी? रियल बन पाएगी क्या? ये इमेज रियल बन पाएगी? इसका काम है इसको रियल बनाना, लेकिन ये मिरर आ गया ना बीच में, तो इस मिरर के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। किसकी तरह काम करेगी? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अरे क्लियर है ना? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इरेक्ट नहीं होता कदा, ऑब्जेक्ट पे कमेंट नहीं कर सकते। हाँ, अब यहाँ पे सुनो, तो यहाँ बन नहीं पाया ये, यहाँ बन नहीं पाया ये, तो यहाँ पे जब इसके लिए देखोगे, इस मिरर के लिए देखोगे, तो यू का वैल्यू कितना है? प्लस 15 सेंटीमीटर ना। वी तुमको निकालना है, तो 1/f बराबर कितना? 1/u प्लस 1/v। फोकस कितना है? 10। u कितना है? +15 ना हो। v का अपने को ज्ञान नहीं है, तो कितना आ गया? अरे 15 5, 15 दाम 150, 30, 1/30। तो v बराबर आ गया कितना? 30 सेंटीमीटर। v बराबर कितना? 1/10 में से 1/15 घटाओगे, 1/30 बचेगा, बचेगा ना। हाँ, तो ये तुमको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते तो नहीं जरूरत पड़ता। 12वीं क्लास स्कूल चले गए होते तो दिक्कत नहीं होती। सीबीएसई में आता भाई ये, सीबीएसई में आता 100% फिक्स, 100% फिक्स। एक सवाल आएगा ही आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर का। अच्छा, चरवाहा विद्यालय में पढ़ते हो? हाँ सही है। तो हमारे कॉलेज में एक लौंडा आया था, अपने बिहार का, बिहार का था। तो सुनो तो हुआ क्या, वो कोई थोड़ा सा नेता टाइप का लड़का था। तो पहले दिन आया क्लास में, तो चल रहा, मैथमेटिक्स की क्लास चल रही थी, दूसरा तीसरा दिन था क्लास का। तो डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा था मास्टर। तो जो मास्टर था वो भी दर हरामी था, बुढ़ा गया था, थोड़ा एज हो गई थी। लेकिन मैकेनिकल वाले जो एजेड फैकल्टीज होते हैं ना, दे आर जस्ट रूथलेस। आज के स्टैंड अप कॉमेडियंस फेल है उनके आगे, इतने खतरनाक होते हैं। भौकाल खड़ा किए। अच्छा, लतखोरी के चक्कर में उसको लगा कॉलेज है नेताई चलेगी, और डिफरेंशिएशन लिखा था, पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा था। तो एक्स को डिफरेंशिएट किया था, वाई को डिफरेंशिएट नहीं किया था। तो उसमें क्या लिखा था? एक्स की पावर एन, और एन को पहले करके ऊपर n-1 कर दिया था। हाँ, कह रहा है सर वो ऊपरा n-1 कैसे हो गया है? से बोला, कह रहा कहाँ से पढ़ के आए हो बे, कॉपी कहाँ लिखी गई थी तुम्हारी, कैसे पहुंचे हो कॉलेज में? डोनेशन देके आया था 3 लाख रुपया, 3.5 लाख रुपया खिलाया था। मैनेजमेंट का आदमी था, मतलब डायरेक्ट एडमिशन मिला था उसको, घूस से मिल जाता है वो तो, एक आध लोग को मिल जाता है, एक आध सीट हर कॉलेज में मैनेजमेंट के पास रहती है, तो वो मिल जाता है एडमिशन। भाई उसके बाद उसको पूरे साल झेलाया, पूरे साल फेल हो गया फर्स्ट ईयर में, सारे सब्जेक्ट में फेल, एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ। और बोर्ड में कितना नंबर पाया था? बिहार बोर्ड में 91%, बिहार बोर्ड से 91%। हाँ, क्या हमारा आधा घंटा पहले पेपर आ जाता है ना। हाँ।
हम भी अपने भाई का एग्जाम ऐसे ही दिलवाए थे, यूपी बोर्ड से ऐसे ही दिलवाए थे, मतलब लिखवा दिए थे पेपर, हम यहाँ से आंसर करके भेजते थे, वहां जाता था। हाँ, तो हमने उसको बोला था कि भाई तू ज्यादा नंबर मत ले आना। नहीं नहीं, 86%। 86%। मजबूरी था यार, चलो किए थे, अब क्या करें। हाँ हाँ, मजबूरी था, करते नहीं। अरे ठीक है, हाँ वो पढ़ने में भी अच्छा था, उसका मजबूरी बस ऐसे ही था कि चलो ठीक है करवा लो, गधा नहीं था। हाँ तो ठीक है, फंस गया था 12वीं क्लास, उसका बोर्ड फंस गया था, दे नहीं पाया था, बोर्ड एग्जाम दे नहीं पाया था। तो मैं कहा चल ठीक है यार, कर ले, ये साथ में तैयारी कर लेना। करते करते मेहनती था, अच्छा है, तो लग गया, सेट हो गया वो। ये बताओ। हाँ, अभी मारुति सुजुकी, अभी तो मैनेजर, अभी तो प्रमोट होके जनरल मैनेजर बना है। तो गुड़गांव। या ठीक है, ऐसे चिल मार के नौकरी है, सरकारी नौकरी है, मौज काट रहा है। मुझे, हाँ, मुझे बहुत बकवास। सरकारी है भाई, मतलब है प्राइवेट, लेकिन वो सरकारी से ज्यादा अच्छी है। मतलब वहां ऐसे नहीं होता कि रिसेशन आ गया निकाल दो, ये वाला सीन नहीं होता, नहीं है प्राइवेट ही, बट दे फैसिलिटेट लाइक मोर देन गवर्नमेंट। वैसा टाइप सीन है। ये सब ओईएम कंपनीज है ना यार, बहुत शानदार कंपनीज है। इसमें नौकरी लगने का मतलब है कि तुम बस अब मौज काटो। अगर तुमने कुछ करप्शन नहीं किया, कुछ घोटाला नहीं किया, कुछ इधर उधर पैसा नहीं किया, तो तुम्हारा रिटायरमेंट है वहां से। और रिटायरमेंट के बाद जैसे सरकारी फंड नहीं होता, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया मिलता है, वैसे उनको भी मिलता है, ईपीएफ। तो ऐसा है, बढ़िया है। तो अच्छा, कोविड में जितने लोग मरे थे, मारुति सुजुकी के जितने एम्प्लॉइज मरे थे, तो सबको लेवल के हिसाब से जिसका जितना सैलरी होता था उतना डिडक्शन होता था उनसे, जो डिप्लोमा लेवल के नीचे छोड़ के। तो किसी का 1,000 कटता था, किसी का 2,000 कटता था, किसी का 500 कटता था। हर डेड पेशेंट को, जितने उनके यहाँ एम्प्लॉय थे मरते थे, सबको 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए जाता था। तो ये सब है, ये सब रॉयल्टी होती है यहाँ। और यहाँ वेदांतुम सैलरी नहीं मिल रही है। हाँ भाई चलो आओ। अब तुम्हें ये अभी तक तुम जितना पढ़े हो, हाँ भाई बस 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 छोड़ो। ये जितना तुम पढ़े हो, जितना इसमें क्वेश्चंस हैं, एटलीस्ट फिलहाल अभी के लिए, अगर आप मॉड्यूल बनाने का आपको समय ना मिल पा रहा हो, या ज्यादा आप परेशान हो रहे हो, बर्डन ज्यादा पड़ रहा हो, तो अभी के लिए बस इसमें जितने सवाल है ना, ये सवाल बना ले जाओगे, मॉड्यूल का लगभग हर एक सवाल आपसे मिल जाएगा, हर एक सवाल। ठीक है ना। अब इसके बाद अगला हिस्सा हमारा स्टार्ट होता है, रिफ्रैक्शन। क्या भाई, क्या टाइम इसमें लिखने वाला आज तो कुछ था ही नहीं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हाँ। उतारो मत, छापो मत, सवाल लगाओ। आज तो पढ़ने में बस अभी हम एक ही बात नहीं पढ़े हैं क्या, वेलोसिटी वाला पढ़े हैं बस। यही तो पढ़े हैं ना, कहाँ गया, यही तो पढ़े हैं अभी। यही उतारना है, उतार लो, लिख लो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। तुम तो कोई ऐसा है जिसने पूरी नोट्स बनाई है, एक भी पेज नहीं छोड़ा है? नहीं, ये तो शॉर्ट नोट्स टाइप बनाया है। ये लास्ट ईयर बना, इस साल का जो मैं पढ़ाया हूँ अभी। आयुष है नहीं है? अच्छा, हाँ? नहीं नहीं, साफ सुथरी हैंड राइटिंग चाहिए, बाथरूम वाला नहीं चाहिए। हम्म, क्या करेंगे, बता दें। सही, एकदम सही मुद्दा पकड़ा है। क्या चीज? जैसे पीपीटी तो रैंडम होता है ना, उसमें सवाल होते हैं और चीजें होती हैं, निकालो एडिट करो, निकालो उसको एडिट करो, उतना डिलीट करो, फिर रखो। तो इससे अच्छा क्या है, एक कॉपी उठाओ, देखो क्या होता है, एक कॉपी उठाओ, वैसे तरीका होता है पैसा कमाने का। तब एक कॉपी उठाए, उसका बढ़िया पूरा अच्छे से स्कैन करवाया,
मतलब अच्छे सॉफ्टवेयर से स्कैन करवाया, ऐसे नहीं कि गदक दरद दिख रहा है, गंदा दिख रहा है, नहीं साफ सुथरा दिख रहा है। जैसे अडोबी अडोबी के एक दो सॉफ्टवेयर आते हैं, अडोबी स्कैन आता है, पेड होता है, वो बहुत अच्छा स्कैनर होता है, तो वो एडिट भी कर देता है। मतलब वो ऐसा एडिटर होता है कि अगर ये फॉन्ट है ना, तो उसने पहचान लिया, एआई ने पहचान लिया कि लेटर है, तो लिखा हुआ फॉन्ट है, तो उसको मैं मिटा के जब दोबारा टाइप करूंगा ना, तो जिस तरह से इसमें लिखे हो तुम पेन से, उसी तरह उसमें आगे टाइप हो जाएगा, तो पता नहीं चलता उसमें। बढ़िया स्कैन करो उसको, स्कैन करके, नहीं उसका पीडीएफ बनाओ, ड्राइव पे डालो, ड्राइव का लिंक लगाओ और टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे ऐड चला दो। हाँ बिल्कुल, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, डिपेंडिंग अपॉन। हाँ, हाँ तुम लोग तो बिल्कुल बेच सकते हो अगर अच्छी नोट से, तो अच्छी नोट से, अरे यही तो कंटेंट चलता है यार। मतलब मेरे कॉलेज में एक दो लौंडे थे जो ऐसे कंटेंट का काम करते थे। तब कंटेंट बहुत रेयर भी था, इतना ज्यादा सोशल मीडिया था नहीं, कंटेंट मिलना भी रेयर था। तो वो क्या करते थे उसमें, पेन ड्राइव में, पेन ड्राइव में कंटेंट डाल के भेजते थे। जैसे जेई का एग्जाम करीब आ रहा है ना, तो वो क्या करते थे, सब रैंडम चार पांच किताब उठाते थे सब, और उठा के उसका पीडीएफ का सेट बना लेते थे, और बना के उसको भेज देते थे उसमें डाल के। हाँ वो चलो पेन ड्राइव में डाल के भेज देते थे, 2,000 रुपये में, 3,000 रुपये में, 5,000 रुपये में। हाँ, हाँ तो वो भी बेचते होंगे। हाँ, हाँ अपना ही नहीं पढ़ा जाता, कितने लोग तो अपना ही पढ़ के लिख के भूल जाते हैं कि क्यों आया, क्यों आया। वो तो बस ऐसे यार, देखो क्या है ना कि यार, अगर ऐसे देखोगे ना, तो सबसे बड़ा फ्लॉ जो है ना, वो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, सबसे बड़ा फ्लॉ है। लेकिन फिर भी चल रहा है ना, और धड़ल्ले से चल रहा है। अरे वो तो सब वैसे तरीका होता है वे पॉपुलैरिटी कमाने का। तो तुम बच्चे हो अभी, बहुत दूर से देख रहे हो दुनिया। ये दुनिया बाहर से बहुत खतरनाक है, अंदर मतलब बाहर से बहुत साफ जितनी दिखती है ना, अंदर से उतनी खतरनाक। आई नो एवरीवन इन द मार्केट, कौन कितना पानी में है। समझ रहे हो ना, सब पैसा बना रहे हैं बस केवल घूम फिर के। हाँ, हाँ हम पढ़ा के बना रहे, तो ऑब्वियस सी बात है, सब बना रहे हैं ना यार, सब पैसा ही बना रहे हैं। हाँ ऑब्वियसली। हाँ, नहीं जैसे एक नरेशन सेट करना थोड़ा होता है, गलत होता है। हाँ बिल्कुल रखा जाता है, और क्या। हाँ, 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 सब दिखता है। हाँ ये बेचारा बोल नहीं पा रहा था, और उसने बोल दिया। हाँ तो होता ही यार यही। नहीं नहीं कोई बात नहीं। हाँ अच्छा सोचो, बिल्कुल नहीं होता। अच्छा भाई तुम ये सोचो ना, कि अगर वो फिजिबल होता, तो 40,000, 50,000 बच्चा, 60,000 बच्चा, जो सबसे आखिरी वाला बैच होता है उसमें इनरोल करता है। जो हमारा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है पीडब्ल्यू का, तो उसका यकीन का तो छोड़ ही दो, यकीन में तो 2.5-3 लाख बच्चा होता है, 2.5 लाख बच्चा होता है ना। यकीन में लाइव जानते हो कितना बच्चा आता है पढ़ने के लिए? 3,000, 4,000, 5,000। क्या है, साला 2.5 लाख बच्चे ने इनरोल किया, पढ़ रहा है 3 लाख बच्चा। मान लो हम कह रहे हैं 50,000 बच्चा ऑफलाइन पढ़ रहा होगा, वो कभी कभी देखता होगा। हाँ? तो नहीं होता यार सिलेक्शन, नहीं होता सिलेक्शन। ऐसे वो जो एक आध स्टोरी तुमको दिख जाती है ना, वो 1 in a million वाली स्टोरी है, वो सिलेक्शन की स्टोरी नहीं है। वो एक एक तो, वो तो अपने जमाने पे नहीं चलता था, अपने जमाने पे नहीं चलता था, रिक्शा चलाने वाले का लड़का आईएएस बन गया। वही नरेशन इस समय नीट में सेट हो गया, और कुछ नहीं है। अभी थोड़ा सा ऐसे कर दे कि अटेम्प्ट्स आर लिमिटेड, अटेम्प्ट्स को लिमिट कर दे, ठीक है ना। और ये जो जा रहे हैं ना, और थोड़ा सा पेपर का लेवल ऊपर कर दे बस। अभी देखो, अभी 5 साल वाले जो ईटा ढो के, सिलेंडर ढो के सिलेक्शन पा रहे हैं, सब बेचारे बाहर आ जाएंगे। लेकिन ठीक है, इट इज अ गुड थिंग। अब देखो इसमें क्या है, इसका बस इतना ही फायदा है कि कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पैसे की वजह से पढ़ नहीं पाया। दैट इज द पॉजिटिव साइड। एंड नेगेटिव साइड इज कि लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन इज क्रिएटिंग ऑन मोबाइल फोन। हाँ, अच्छा पता है क्या, पता है, अच्छा दूसरी बात क्या, एक और जो सबसे खतरनाक चीज होती है, चलो तुमको एक बैच मिल गया, नाउ यू आर स्टडीइंग, अगला बैच आया उसका भी एक्सेस तुमको मिलेगा उसका अगला आया उसका भी मिलेगा, तुम सोचोगे ला इस वाले में भी देख लेते हैं क्या चल रहा है।
जस्ट। और होता क्या है कि हम साल भर खूब पढ़ लेते हैं और लास्ट में जाके अपने कंटेंट को इकट्ठा नहीं कर पाते, ये दिक्कत होता है। अब देखो, अब क्या होता है कि अगर एक सिस्टमेटिक ऑफलाइन सिस्टम जो चलता है वो कैसे चलता है, पैसे तो मान लो देने ही पड़ते हैं। एक ऑफलाइन सिस्टम चलने का जो सही सिस्टम होता है वो सिस्टम होता है कि ठीक है भाई, आप पढ़ा रहे हो, हर महीने में आपके 2 टेस्ट होने चाहिए, 2 टेस्ट का परफॉर्मेंस होना चाहिए, परफॉर्मेंस के बाद एट द एंड ऑफ द मंथ एक पीटीएम होना चाहिए जिसमें पेरेंट्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट रहे कि आप पेरेंट्स को बता सको, क्योंकि प्रेशर में परफॉर्मेंस निकल के आता है। एट द एंड ऑफ द टाइम आपका टाइमली सिलेबस खत्म होना चाहिए, फेब्रवरी लास्ट फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक जाते जाते आपका सिलेबस हो जाए। सिलेबस होने के बाद बीच बीच में एक एक दिन की एक एक सब्जेक्ट की रिवीजन क्लासेस लगाई जाए, हफ्ते में 1 से 2 क्लास लगाई जाए, और हर हफ्ते एक टेस्ट हो, हर हफ्ते एक टेस्ट हो। जैसे मान लो इस हफ्ते में 3 क्लास लगी है, 3 क्लास लगी है, एक ने पूरा एक पोर्शन रिवाइज कराया, अगला आके अगले सब्जेक्ट का एक रिवीजन कराया, अगला आगे अगले एक पूरे पोर्शन का रिवीजन कराया, शॉर्ट नोट बनवा दिया, सवाल करवा दिए, कुछ भी करवा दिया। उसके बाद क्या किया, उसका एक फुल लेंथ टेस्ट हो गया, हर हफ्ते एक एक टेस्ट दे लिया, खत्म। उसके बाद कहानी आती है अप्रैल की। अप्रैल तक आपका कंटेंट इतना नर्चर हो जाता है कि आप हर दिन बैठ के एक टेस्ट भी दे लोगे तब भी 30 दिन में 30 टेस्ट दे के आप नीट एग्जाम देने जाओगे, आपका एग्जाम आपको भारी नहीं लगेगा। ये इज अ सिंपल प्रोसेस। तो और ये कैसे मेंटेन हो पाएगा, डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन कैसे आएगा, प्रेशर से। और प्रेशर आएगा जब पेरेंट्स देखेंगे। पिछली बार भी तुम्हारा 300 था, इस बार भी तुम्हारा 300, पढ़ क्या रहे हो बे, घंटा तड़ातड़ तड़ातड़, अभी देखो परफॉर्मेंस अपने आप निकल के आएगी। आज के बच्चे बहुत नाजुक हो गए हैं, कोमल, लतिया नहीं, लतियाए जा नहीं रहे हैं, टीचरें मार खा जा रहे हैं यहाँ तो। हाँ हाँ, चल 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 आ जाओ बस। हाँ ठीक है, बढ़िया करते हो, मत जाया करो। मैं देखा हूँ एक ये वाला जो कल्चर बड़ा डेवलप हुआ है पट्टा में, लाइब्रेरी वाला, क्या बकवास चीज है भाई। मैं देख रहा हूँ कोई नहीं पढ़ रहा भाई, वो तफरी मार रहे हैं बस, है ना। और 5 मिनट में कोई चाय पीने का मन करा, चलो चाय पीने चलते हैं, और उसी में जोड़ा बन जा रहा है, और जोड़ा बन गया तो मामला सब खत्म, हो गया सिलेक्शन, हो गई तैयारी। चौराहा, चाय पीने चौराहा, फिर थोड़ी देर आज आज क्लास से छुट्टी टिका दिए, चलो ग्रीन पार्क घूम के आते हैं, कौन सा एनर्जी पार्क घूम के आते हैं। हाँ हाँ हाँ, हिमांशु कौन है, तुम ही हो? अच्छा, कौन चाय पे जाता है हर 10 मिनट पे? हाँ कहो, दोनों ने। ज्यादा चाय वाय मत पिया करो यार, छोड़ो। आओ आओ आओ, सुनो भाई, बस 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 बस, चलो अगला हिस्सा है हमारा, क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। हाँ, पानी वाला, घड़ी वाला, हम देखे नहीं यार उसको, एक बार आया है यार, पलट के तुम बना ले, आएगा भी नहीं, छोड़ो। वो उसमें सेकंड वेकेंड वाले में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। ये बताओ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे द नॉर्मल बेंड हो जाती है, ठीक है ना। इसी फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेसिकली डिफाइन किया जाता है, द बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट when when it travels from when it travels from one medium to another medium। दुनिया भर की पंचायत नहीं लिखवाएंगे भाई, एकदम काम की बात करेंगे, उतनी ही बात करेंगे जिससे हमारा सारा का सारा सवाल बनने लग जाए। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें कि ये आपके पास एक इंटरफेस है, ऊपर आपके पास एयर है और यहां पर आपके पास कोई मीडियम है ना भाई। ऊपर आपके पास एयर है और यहां पर क्या है, मीडियम है। एक लाइट यहां पर पड़ती है ऐसे, सुनिएगा, एक बीम यहां पर पड़ रही है, इंसिडेंट रे, इसके बाद आपने यहां पे खींचा एक नॉर्मल, और उसके बाद आपको मिल गई एक रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। बहुत थोड़ा सा टिपिकल है ये, मिरर से थोड़ा टिपिकल है, तो थोड़ा ध्यान देके पढ़िएगा। यहां से ये रे इधर मुड़ गई, हमने कहा अभी इसको एयर की जगह, अबे सुन यार, बकवास मत कर भाई,
इसको हमने बोला मीडियम 1 और इसको क्या बोल दिया मीडियम 2। हमने कहा यहां पे एंगल बन रहा है आई और यहां पे एंगल बन रहा है आर। इस रे को बोलते हैं क्या? कौन सी रे बोलते हैं? अरे सब बोलेंगे यार, कौन सी रे? इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। आई को क्या बोलते हैं? आई को एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर को क्या बोलते हैं? आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अरे बोलते हैं ना भाई साहब, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था स्नेल। क्या नाम था? स्नेल। तो उसी ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दिया था। स्नेल्स लॉ ही जो था, उसी ने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिया था। लेकिन उसके पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देने से पहले एक टर्म डिफाइन करना था, जिस टर्म का नाम था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम था भाई साहब? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बेसिकली मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी बताता है। मीडियम की दो डेंसिटी होती है, एक मास डेंसिटी और एक ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी का टर्म हम यहां पर इस वजह से यूज कर रहे हैं कि ये बताएगा कि लाइट कितनी ज्यादा बेंड होगी। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, वो लाइट को उतना ज्यादा बेंड करा पाएगी। अरे बात समझे कि नहीं? अच्छा, अगर मान लो हम कहें कि ये बताइए ये लाइट कितना बेंड हुई, तो क्या इसका डेविएशन बता सकते हैं? डेल्टा कितना होगा? आई माइनस आर। अरे पूरा आई है, ये कितना है? आर। तो डेविएशन कितना हो गया? आई माइनस आर। क्या इसने लाइट को बेंड कराया इस मीडियम में? अरे कराया है ना। तो किस बात पे डिपेंड करेगा कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। तो सवाल पैदा हुआ कि जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन कर रहे हैं ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज एक रिलेटिव टर्म है। जैसे रिलेटिव डेंसिटी होता है ना, वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक रिलेटिव टर्म है। तो सवाल ये होगा कि भाई दुनिया में अगर कुछ भी अपने को रिलेटिव डिफाइन करना है, तो उसके लिए कम से कम एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ज्ञान हमको होना चाहिए। जैसे हम रिलेटिव रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं ना। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखते हो? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्या पानी की डेंसिटी को रेफरेंस पे रख लिए? अगर तुमको पानी का डेंसिटी ना पता होता, भाई क्यों बतिया रहे हो यार? ए नेता, चुप हो जा यार। सुन लो दादा, जानते तेज हो बाबू, पढ़ लो। हमरो 10 साल के एक्सपीरियंस है, कुछ तो सिखाई दे दे। तो सुन भाई, मैं क्या कह रहा हूं कि भुलवा दिए, फ्लो खराब हो जाता है। डेंसिटी, यस। इफ यू आर डिफाइनिंग एनी रिलेटिव टर्म, एटलीस्ट यू हैव वन रेफरेंस। एक ऐसी जगह होनी चाहिए जिसका आपको पूरा ज्ञान हो। जैसे हमने रिलेटिव डेंसिटी डिफाइन की, तो रिलेटिव डेंसिटी डिफाइन करने के लिए हमने कहा कि पहले पानी का डेंसिटी देख लो। पानी का डेंसिटी कितना है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब दुनिया की जितनी भी बॉडी है, वो पानी से ज्यादा डेंसर है या पानी से कम डेंसर है या पानी से रेयरर है, वो इस बात पर निर्धारित करेगा कि उसकी डेंसिटी पानी से कम है या ज्यादा है। लेकिन रेफरेंस के लिए पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। ऐसे ही आगे पढ़ोगे अभी इलेक्ट्रोस्टैट्स में, तो वहां आएगा रिलेटिव परमिटिविटी। क्या आएगा? रिलेटिव परमिटिविटी। तो भैया जब तक तुमको फ्री स्पेस या वैक्यूम की परमिटिविटी नहीं पता रहेगी, रिलेटिव परमिटिविटी का तुम कुछ कर नहीं पाओगे। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो हमने सोचा कि हमारे नियर बाई में जो सबसे ज्यादा मीडियम अवेलेबल है, जो ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करता है, वो या तो हमारा एटमॉस्फेयर है या तो हमारा वैक्यूम है। क्लियर? वैक्यूम है या फिर एटमॉस्फेयर है। क्लियर? तो हमने कहा ऐसा करते हैं, वैक्यूम या एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। किसका किसका? वैक्यूम का या फिर एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया जाए। क्लियर है क्या? तो वैसे तो इसकी बड़ी अच्छी कहानी होती है। अभी एक टॉपिक आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है ना, ईएमडब्ल्यू लास्ट में आएगा, तो वहां बताऊंगा तुमको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे आता है। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का लिखा गया ना, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लिखा गया? म्यू ऑफ एयर। इसको म्यू से भी डिनोट करते हैं और एन से भी डिनोट करते हैं। अरे क्लियर है? म्यू ऑफ एयर या एन ऑफ एयर, ये बराबर होता है 1 के। और इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से आता है कि जो रेडिएशन ट्रेवल करता है, जो लाइट ट्रेवल कर रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। कैसे ट्रेवल कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में।
अरे क्लैरिटी है? तो जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है उतनी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होती है। क्लैरिटी है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एप्सिलॉन नॉट और मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट, ये सब मिलके ये रिजल्ट बनाते हैं। अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा तो अभी मैं बताने का कोई टाइम खर्च करने का कोई मतलब है नहीं। तो जब अपन ईएम वेव्स पढ़ेंगे तो वहां समझ जाएंगे कैसे होता है। अब सोचो, अब इसके अलावा अगर मुझे किसी और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना होगा ना, म्यू ऑफ एनी मीडियम लिखना होगा, तो मैं उसको लिखूंगा म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर रिलेटिव अंडर रूट ऑफ म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। ये होता है। ये दो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जिनको आप याद कर लीजिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से भी डिनोट करते हैं और एन से भी डिनोट करते हैं। क्लियर? अब दूसरी बात यह कि इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कैसे किया गया? डिफाइन किया गया कि अगर हम मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहे हैं, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहे हैं, तो 1 एन 2 लिख लीजिए या 1 म्यू 2 लिख लीजिए। मैं वैसे म्यू लिखना प्रेफर करूंगा, ठीक है ना? म्यू ज्यादा ठीक लगता है। 1 एन 2 लिख लीजिए या 1 म्यू 2 लिख लीजिए। इसका मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है? इसी को ऐसे लिखा जाता है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और एक बात हम पढ़े थे कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है। कि फ्रीक्वेंसी तो सोर्स की प्रॉपर्टी है और सोर्स जहां है वही है, सोर्स तो चेंज हो नहीं रहा है, कि हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, बस क्या चेंज होता है? स्पीड। क्या चेंज होता है? स्पीड। अब स्पीड चेंज होगा तो क्या चेंज हो जाएगा? वेवलेंथ। ठीक ना? ये अपने पास 1 म्यू 2। अब 1 म्यू 2 को पढ़ते क्या है? क्या चीज? रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन की रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन का तो म्यू कहां आएगा उसमें? हाँ, फेस चेंज तो ऑब्वियस ही बात है, जो पलट गया हो तो फेस चेंज हो ही रहा है ना। तो 1 म्यू 2 का अगर हम बात करें तो 1 म्यू 2 को हम पढ़ते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। पढ़ने आना चाहिए। 1 म्यू 2 क्या है? बोलो बोलो बोलो, बोल के पढ़ो। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अरे क्लियर है क्या? अब जैसे इस मीडियम में कितना एंगल बन रहा है? आई। यहां कितना बन रहा है? आर। अरे क्लियर है ना? तो कहा गया कि ये मुड़ी है इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी के कारण। मीडियम 2 ने इस लाइट को मोड़ा है ऑप्टिकल डेंसिटी के कारण। एब्सोल्यूट ऑप्टिकल डेंसिटी या रिलेटिव ऑप्टिकल डेंसिटी? रिलेटिव ऑप्टिकल डेंसिटी, रिलेटिव ऑप्टिकल डेंसिटी। अब रिलेटिव ऑप्टिकल डेंसिटी को क्या हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हैं? तो इसको लिखते हैं 1 म्यू 2 बराबर क्या? साइन आई बाई साइन आर। इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। ठीक ना? ये वो स्नेल्स लॉ है जो आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन एक्चुअल स्नेल्स लॉ ये नहीं था। एक्चुअली स्नेल ने ये कहा कि इस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है। कितना है? और इस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू 2 है। अरे क्लैरिटी है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 और इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2। अरे क्लियर है यार? नहीं आया? समझ रहे हो ना? ये कहा कि जिस मीडियम के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की आप बात कर रहे हैं म्यू 1 है, तो म्यू 1 लिख लीजिए। इसमें इसके इंटरफेस पर जो लाइट आ रही है वो कितना एंगल बना रही? आई। तो म्यू 1 साइन आई जो होगा वो कांस्टेंट होगा। क्लियर है क्या? उसे बेसिकली ऐसे लिखा कि जिस भी मीडियम में आप हैं उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल मेड बाय द रे एट द इंटरफेस। इंटरफेस पे जितना एंगल बना रही है उसका साइन कांस्टेंट होगा हमेशा, अगर आपने रे चेंज नहीं की तो। अगर आपने रे चेंज नहीं की तो यहां मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या भाई साहब? म्यू 1 एंगल। तो हम क्या लिखेंगे? म्यू 1 साइन आई। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल, तो क्या बनेगा? म्यू 2 साइन आर।
अरे बना के नहीं, अरे बना के नहीं बना, बना ना। तो यहां से मैं क्या, μ2/μ1 बराबर क्या लिख सकता हूं, साइन आई अपॉन साइन आर, और इसी को कहा गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अरे आया कि नहीं आया? अब जब कभी भी हमको स्नेल्स लॉ लगाना होगा तो हम ये नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन। क्लियर है क्या? अरे समझ पाए? नोट करो, जल्दी शुरू हो जाओ, जल्दी शुरू हो जाओ, 2-3 मिनट का समय है। हो गया हो? हो गया? ऑल आउट हो गया? गजब, सुबह 5 बजे से उठ के मैच देख रहा था भाई मैं। हाँ, कितना रन से पीछे है? इंडिया 18 पे 0 है। गुड जॉब। हाँ भाई, सुबह 5 बजे नींद खुल गई अचानक से। अब नींद ही नहीं आ रही थी, मैं सोचा क्या करूं, तब तक याद है अरे आज तो मैच है। हाँ, क्या हुआ? विकेट लिया है क्या? 2 विकेट लिया था जब मैं देखा था तब। 3 हो गया। कैसे पार लगता है? अरे भाई क्या मजाक कर रहे हो भाई, राहुल 4। क्या बात करते हो यार तुम। हम्म, अभी? भाई साहब, ये लौंडा मुझे मुझे काट देगा एकदम, सही बता रहा हूँ मैं। 181 पे ऑल आउट कर दिया, गजब। कौन कितना विकेट लिया है? बुमराह नहीं जाता है, बुमराह ने 2, सिराज ने 3, ओ प्रसिद्ध कृष्णा ने 3, नीतीश रेड्डी ने 2। लेकिन भाई सैम कॉन्स्टास की तो जो लंका लगाई ना इंडिया ने भाई, कल तो भाई, कल तो बवाल ही था वो यार, लास्ट बॉल तो बवाल ही थी भाई। हाँ, बच्चा है अभी, वो भीड़ किससे रहा है उसको ये नहीं पता। सिराज ने भी सही फंसाया उसको, लेकिन बहुत सही फंसाया। खट 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 3 अंदर डाली, एक चट से बाहर निकली, लग गई एज, चला गया। सेट कर ले रहा, मतलब सिराज अच्छा फेंक रहा था, देखा बढ़िया। डीएसपी सिराज, यस। हो गया। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। करो करो करो, जल्दी करो।
हो गया भाई? चल आओ आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, अब जैसे मान लो भाई कि हम कहें भाई बस चुप हो जा, ये एयर है और हमने कहा ये कोई मीडियम है, ठीक है ना? ये एयर है और ये क्या है? मीडियम है। तो एयर का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1। कितना होता है? 1। एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1। और मीडियम का, किसी भी मीडियम का है म्यू। अब हमने कहा कि एक रे यहां पर पड़ी ऐसे, यहां पर हमने ड्रॉ किया एक नॉर्मल और हमने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? आई। लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल विथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। होगा? तो इस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन आई। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इंटू साइन आर। अरे हो गया ना? तो म्यू बराबर क्या आ गया? साइन आई बाई साइन आर। अच्छा ये बताओ, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि यहां पर रफ्तार इसकी c है, वेवलेंथ लैम्डा इन एयर है, यहां पर स्पीड हो गई v और वेवलेंथ हो गया लैम्डा इन मीडियम। तो क्या मैं इसको c बाई वी लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं। और इसी को क्या लिख सकता हूं? लैम्डा इन एयर अपॉन लैम्डा इन मीडियम। और इन सब के बीच में क्या कांस्टेंट है? क्या कांस्टेंट है? फ्रीक्वेंसी भाई साहब कैसी है? कांस्टेंट। अरे समझे ना? अब ये बताइए, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये किसके रिस्पेक्ट में है? एयर के रिस्पेक्ट में। तो ये मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना? तो हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, सुनना ध्यान से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू क्या? एयर इज नोन एज क्या नाम से जाना जाता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा भाई ये बताओ, रिलेटिव और एब्सोल्यूट क्लियर हो रहा है? रिलेटिव और एब्सोल्यूट क्लियर हो रहा है? मीडियम वन के रिस्पेक्ट में क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? ये क्या कहलाएगा? रिलेटिव। और एब्सोल्यूट के लिए क्या मीडियम वन फिक्स हो जाएगा? मीडियम वन क्या हो जाएगा? एयर। क्या हो जाएगा? एयर। नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अब सोचो, एक फॉर्मूला तुम ऐसे भी तो पढ़े हो कि 1 म्यू 2 बराबर क्या? साइन आई बाई साइन आर। और 1 म्यू 2 को क्या लिख रहे हो? म्यू 2 अपॉन म्यू 1। म्यू 2 अपॉन म्यू 1 क्या हो गया? और म्यू 2 क्या हो गया? म्यू। तो यही तो म्यू बना ना? अरे बना ना? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ आया? क्या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर है? और दोनों का कोई यूनिट होता है क्या? कैसे होते हैं? यूनिटलेस। कैसे होते हैं? यूनिटलेस। अरे क्लियर है ना? तो यूनिटलेस है तो डायमेंशनलेस भी होंगे। अरे क्लियर है ना? नहीं आया? जो यूनिटलेस होता है वो डायमेंशनलेस होता है, लेकिन जो डायमेंशनलेस हो जरूरी है यूनिटलेस हो? नहीं। ठीक है ना? चल बढ़िया, जागे रहो, पढ़ते रहो, और तो सब ठीक ही है। चलो यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं भाई। अब इसके बाद कहानी आती है टाइम पास चीजों की। जैसे मान लो हम तुमसे कहें, क्या कहें भैया, हम कह रहे हैं ये तुम्हारे पास एक सरफेस है, बॉल है, ग्लास बॉल। क्या भाई साहब? ग्लास बॉल। ग्लास बॉल स्फीयर समझते हो ना? ग्लास स्फीयर, ग्लास ग्लास, हाँ ठीक है। ग्लास बॉल, अरे क्लियर है ना? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2। कितना भाई साहब? √2। और यहां पर एक लाइट पड़ रही है, कितने एंगल पर? ये पड़ रही है 45 डिग्री पे। कितने एंगल पे पड़ रही है? 45 डिग्री पे। अरे क्लैरिटी है? कहा गया जब ये लाइट इस स्फीयर से बाहर निकलेगी तो बताइए टोटल कितना डेविएट हो जाएगी, अपने पाथ से कितना डेविएट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? क्या यहां पे नॉर्मल खींचेंगे? नॉर्मल खींच दिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 45। लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे द नॉर्मल? बेंड हो गई। क्या ये एंगल पता कर रहे हैं अपने को? कर रहे हैं ना? अब सीधे अच्छा सवाल लिख दिया यार, क्या वैसे टाइम पास करते? लिखो, करूं क्या टाइम पास?
सर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है। अरे क्लियर है ना, ये सवाल करोगे अपने आप सब हो जाएगा। तो ये बताओ यहाँ क्या लिखोगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, तो 1 इंटू साइन 45 इक्वल्स टू, बोलो बोलो बोलो, √2 इंटू साइन आर। अरे हो गया ना, हो साइन 45 का वैल्यू, और यहां कितना है √2 साइन आर। अरे नहीं आ रहा है, तो साइन आर बराबर कितना 1/2, आर बराबर, अरे आर बराबर 30 डिग्री ना हो। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अब सुनना, ये ऐसे बनेंगे, फिर क्या यहां से लाइट बाहर निकलेगी, कितने एंगल से, ई से। अब ये एंगल निकालना है, आर डैश कितना होगा, आर डैश कितना होगा, आर डैश कितना होगा, आर डैश कितना होगा, आर डैश कितना होगा 45, आर डैश कितना होगा, कितना होगा 30। अबे इतना क्या दिमाग लगा रहे हो यार, ये भी तो रेडियस ही है, ये भी तो रेडियस ही है, दोनों साइड बराबर है ना। अरे है ना, और ये साइड कॉमन है ना, तो यहां से तो नॉर्मल खींचेगा तो ऐसे तो सिमेट्री हो जाएगी ना। तो आर डैश बराबर कितना हो जाएगा, आर डैश बराबर 30। क्या एंगल ऑफ इमरजेंस निकाल दें, निकाल दें। क्या लिखोगे एंगल ऑफ इमरजेंस, अरे बोलो 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 बोलो, क्या लिखोगे। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है √2 इंटू साइन 30 इक्वल्स टू 1 इंटू साइन ई, ई बाहर निकला है, एंगल ऑफ इमरजेंस बोल देते हैं उसको। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो 1/√2 बराबर कितना हो गया, साइन ई ना हो तो ई बराबर कितना 45 डिग्री ना। अब सोचो तुमसे पूछ ले एंगल ऑफ डेविएशन, क्या पूछ ले, एंगल ऑफ डेविएशन, तो क्या कहोगे, लाइट यहां से जा रही थी, कितना मुड़ी 15 डिग्री, अरे मुड़ी ना, मुड़ी ना, फिर यहां से जा रही थी, कितना मुड़ी 45 डिग्री मुड़ी। सोचो सोचो कितना मुड़ी, यहां से भी 15 डिग्री, अरे ये कितना है 30, ये पूरा कितना है 45, तो इतना ही तो मुड़ी है ना। समझे कि नहीं, नहीं आया। अरे भाई देखो ना, ये बताओ, यहां से तुमने नॉर्मल खींचा, ये तुमने नॉर्मल खींचा, इस लाइट को जाना ऐसे था, अरे मुड़ गई कि नहीं मुड़ गई, पूरा एंगल कितना है ये 30, तो ये इधर गया और ये इधर गया, ये कितना है 30, कितना है 30, ये कितना है 45, समझ आया कि नहीं। तो 45 और 30, अरे भाई कितना मुड़ी देख रहे हो ना, यहां से सीधे जाना था, कितना मुड़ गई 75 ना। अरे नहीं आया, कौन सा होगा, टोटल 45 है, कौन सा नॉर्मल से 45 है ना? अच्छा सॉरी 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 सॉरी, हाँ 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 हाँ, गलत खींच दिया भाई। ये पूरा कितना है 45, तो ये 30, तो ये कितना हो गया 15, तो टोटल डेविएशन कितना हो गया डेल्टा नेट, डेल्टा नेट कितना हो गया 15 प्लस 15, अरे 15 ही मुड़ी है भाई, 15 + 15 बराबर कितना हो गया। कुछ कठिन बात, कुछ बहुत कठिन, बहुत टफ, समझ आए। ऐसे और सवाल कर पाओगे, ऐसे और सवाल कर पाओगे। दो चीजें निकालना था, क्या क्या निकालना था, एंगल ऑफ इमरजेंस और एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इमरजेंस और एंगल ऑफ डेविएशन। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यहां बना दे रहा हूं दोबारा से, ये तुम्हारा क्वेश्चन था ताकि तुमको नोट करने में दिक्कत ना हो। ये एंगल दे रखा था कितना 45 डिग्री, अरे 45 डिग्री ना हो, क्लियर है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना √2, √2 पक्का ना। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, गुड जॉब। तो यहां से लाइट क्या होगा, मुड़ जाएगी। तो अपने को पूछा है कि बताओ एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होगा। क्वेश्चन में दो चीजें पूछी है कि एंगल ऑफ इमरजेंस बताना है और क्या बताना है, टोटल डेविएशन, एंगल ऑफ इमरजेंस और टोटल डेविएशन, ठीक है। चलो, आओ और देखो, मान लो अगर हम तुमसे कहें, तो 10 मिनट अभी, अगर मान लो हम तुमसे कहें कि भैया ये एक स्लैब है, ये एक दूसरा स्लैब है, ये एक तीसरा स्लैब है, सुनना, हम कह रहे हैं यहां पर लाइट पड़ रही है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, कितने एंगल पर 30 डिग्री, या 45 डिग्री कर लो, इसको कर लो 45 डिग्री, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2
इसका है, इसका है कितना, इसका है 1.5, इसका है √2। क्लियर है क्या? हम कह रहे हैं एंगल ऑफ इमरजेंस बताना है। क्या बताना है? एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या बताना है? एंगल ऑफ इमरजेंस। कैसे निकालोगे? इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1। अरे है ना? फिर यहां लाइट पड़ेगी, फिर यहां पड़ेगी, फिर यहां पड़ेगी, और फिर यहां से बाहर निकल जाएगी। ये एंगल तो निकालना है। कितना होगा एंगल ऑफ इमरजेंस? कितना होगा? 45। अरे होगा भाई, इतना का कैलकुलेशन काहे कर रहे हो? सुनो तो, सुनो सुनो सुनो, एक लॉजिक बताएं तुम्हें। अभी क्या बताएं कि अगर लाइट चेंज नहीं हुई तो हमेशा म्यू इंटू साइन थीटा क्या कांस्टेंट रहेगा? लाइट चेंज नहीं हुई तो क्या होगा? म्यू इंटू साइन थीटा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहां म्यू कितना है? 1। तो 1 इंटू साइन 45, 1 इंटू साइन 45। यहां इसका मतलब क्या है? यहां क्या है? √2 इंटू साइन आर। फिर यहां कितना है? R1 कर लो, इसको R2 कर लो, इसको R3 कर लो। क्लियर है ना? तो ये भी तो R3 रहेगा ना। तो क्या लिखोगे आगे? 1.5 इंटू साइन R2 इक्वल्स टू √2 इंटू साइन R3 इक्वल्स टू 1 इंटू साइन ई। सब बराबर होंगे, सब बराबर होंगे। अरे होंगे ना? तो देखो, पहला और दूसरा डेटा पता है कि नहीं? अरे पता है ना? तो आई बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर क्या हो जाएगा? ई। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ इमरजेंस। हर जगह होगा या केवल प्लेन सरफेस में? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर कब होगा? प्लेन सरफेस में। हर जगह थोड़ी हो जाएगा। हर जगह जो एंगल यहां है वही एंगल यहां रहेगा, ये जरूरी है? नहीं। यहां ऐसे हुआ क्योंकि दोनों इंटरफेस पे एंगल सेम है। इसका भी जितना एंगल यहां पर है उतना ही एंगल यहां पर है। क्लैरिटी है ना? तो एक ग्लास स्लैब में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वही क्या होता है? एंगल ऑफ इमरजेंस। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही क्या होगा? एंगल ऑफ इमरजेंस। मोटा मोटा हिसाब समझ आ रहा है? चले आगे बढ़े। नहीं होगा? क्या चीज? हाँ, स्फेरिकल में दोनों इंटरफेस पे सेम एंगल बन जाता है ना। दोनों इंटरफेस पर अगर मान लो स्फेरिकल सरफेस की बात कर लें, तो जो एंगल यहां बना है वही एंगल यहां बना है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ इमरजेंस के। मान लो जैसे अगर हम तुमसे कहें, सोचो, अगर हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास ये एक स्फेयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। कितना भाई साहब? √3। यहां पर एक रे गिर रही है 60 डिग्री से। कितने डिग्री से? 60 डिग्री से। तो एंगल ऑफ इमरजेंस पहले कैलकुलेट करो, पहले कैलकुलेट करो क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। इसका 1 इंटू साइन 30, साइन 60, 1 इंटू साइन 60 बराबर कितना? √3 इंटू साइन आर। साइन 60 का वैल्यू √3/2 इक्वल्स टू √3 इंटू साइन आर। क्या? हाँ हाँ, रुको तो क्या होगा? साइन आर बराबर कितना हो गया? साइन आर बराबर कितना? 30 डिग्री हो गया जी। क्या लाइट यहां पर पड़ी? ये एंगल कितना है? 30। क्या इसके सेंटर से फिर नॉर्मल खींचोगे? जो एंगल इस इंटरफेस पे बन रहा है क्या वही एंगल इस इंटरफेस पे बनेगा? तो क्या लाइट सेम एंगल से बाहर निकल जाएगी? तो 60 से एंटर की है तो 60 से बाहर, 60 से एंटर की है तो 60 से बाहर। तुम कैलकुलेट करके देख लो क्या सेम आंसर आएगा? अरे आ रहा है ना? देखो ना, √3 इंटू साइन 30 बराबर क्या? 1 इंटू साइन ई, 1 इंटू साइन ई। तो ई बराबर कितना? √3/2 साइन ई बराबर, तो ई बराबर क्या? 60 डिग्री हो गया। ई बराबर क्या हो गया? 60 डिग्री। तो किसी भी ग्लास स्फेयर में जिस एंगल से लाइट एंटर कर रही है उसी एंगल से बाहर आएगी। अरे आएगी। अब ये कॉमन सेंस अगर अपने को याद रह जाए कि अगर दोनों इंटरफेस पर एंगल सेम है, क्या भाई साहब? अगर दोनों इंटरफेस पर एंगल सेम है तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ इमरजेंस होगा। तो कल को अगर हमको कोई ऐसा सवाल दिख जाए जिसमें हम कहें कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो √4 है, या जो भी है, मान लो कुछ भी बोल लो, 2 बोल लो, 3 बोल लो, 2 बोल लो, चलो हम कह रहे हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, और यहां पे लाइट एंटर कर रही है 40 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? तो बाहर दूसरे सरफेस से एंगल ऑफ इमरजेंस भी कितना होगा? एंगल ऑफ इमरजेंस कितना होगा? बोलो। अरे होगा ना 40 डिग्री। बस खत्म बात। तो तुम बिना कुछ कैलकुलेट किए ही ये आंसर कर सकते हो 40 डिग्री। और जब ऐसे कॉन्सेप्ट यूटिलाइज होने होते हैं तो वो ऐसा डेटा देता ही है
कि तुम उसको कैलकुलेट ना कर पाओ। अब मान लो 40 डिग्री रख दिया, यहाँ 2 दे दिया, साइन 40 का वैल्यू निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे, नहीं। तुम्हारा दिमाग क्या लगाना पड़ेगा कि जितना एंगल यहां बनेगा उतना ही एंगल यहां बनेगा। अगर दोनों एंगल सेम है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों बराबर हो। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या कुछ? हाँ बताओ। नहीं बिल्कुल नहीं, चाहे कितनी नंबर ऑफ स्लाइड्स लगा लो एक, तब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होगा। अभी आएंगे ग्लास स्लैब पे, आएंगे एक ही ग्लास स्लैब पे आएंगे। बोले यहां तक कहानी क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अच्छा मान लो तुमसे कहे कि भैया एक क्वेश्चन तुमसे बोल दे, वेवलेंथ ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर इज 900 एंगस्ट्रॉन। कितना भाई साहब? 900 एंगस्ट्रॉन। एंड इन मीडियम, in a 900 angstrom in a medium of refractive index 1.5, refractive index in a medium of refractive index, in a medium of refractive index 1.5, फाइंड लैम्डा। क्या लैम्डा निकाल सकते हो? क्या लिखोगे? 1.5 बराबर क्या? लैम्डा इन एयर अपॉन लैम्डा इन मीडियम। तो लैम्डा इन मीडियम बराबर कितना हो जाएगा? 900 डिवाइडेड बाई 1.5, तो कितना हो जाएगा? 600 एंगस्ट्रॉन। अरे हो जाएगा ना? लैम्डा इन मीडियम कितना हो जाएगा? 600 एंगस्ट्रॉन। अरे क्या ऐसे सवाल बना लोगे? तो खुश करने के लिए दिया था तुम्हें यार, कि आसान है। चलो और सिखाते हैं तुम्हें। यहां तक कहानी क्लियर है? यहां तक कहानी क्लियर है? चलो अब इसके बाद जो अगली स्टोरी आती है, अगली स्टोरी को बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं भाई साहब? लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट क्या है? बेसिकली अब हम ग्लास स्लैब पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई साहब? ग्लास स्लैब। मान लीजिए हमने कहा कि ये ग्लास स्लैब है, इसकी थिकनेस है टी, 2 मिनट का काम है, बहुत सस्ता था। हम कह रहे हैं इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, यहां पर एक लाइट पड़ती है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? आई। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लाइट क्या टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी? अरे एयर है ना यार, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। कितने एंगल से? कितने एंगल से? आर से। क्या फिर इस इंटरफेस पे लाइन खींचोगे नॉर्मल? यहां भी एंगल कितना है? आर। क्या लाइट बाहर आएगी? कितने एंगल से? आई से ही आएगी ना यार? नहीं आया। क्या आई से ही बाहर आएगी यार? आई से बाहर आ गई। मतलब अगर ये ग्लास स्लैब ना होता तो क्या ये बीम ऐसे सीधी जाती? ये वाली जो बीम है क्या ऐसे सीधी चली जाती? चली जाती ना? क्या अपने पाथ से कुछ शिफ्ट हो गई? इसी शिफ्ट को बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। शिफ्ट को क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्ट। अरे समझ आएगा? जाना ऐसे था और थोड़ी इधर खिसक गई, तो अब सोचो क्या होगी इसकी वैल्यू? डी की वैल्यू क्या होगी? डी का वैल्यू समझो। लेटरल शिफ्ट समझे? समझ आया कि नहीं आया? आया ना? तो ये बताओ, ट्रायंगल दिख रहे हैं कुछ? अगर हम कहें कि मार्किंग कर लें, इस वाले पॉइंट को हम बोल दें, इसको बोल दें ओ, इसको बोल दें पी, इसको बोल दें क्यू, इसको बोल दें एन। ठीक है ना? तो हमको डी चाहिए। तो डी के लिए हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है ना? ये अपने पास कितना है? टी। है कि नहीं है? अच्छा ये बताओ, अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर तुमको डी निकालना है तो ये तो तुम निकाल नहीं पाओगे, लेकिन ये निकाल सकते हो क्या? यहाँ टी है ना? तो ये बताओ कितने लोग ये समझ सकते हैं कि ओपी बराबर हम लिख सकते हैं टी कॉस आर। ओपी बराबर क्या लिख सकते हैं? टी कॉस आर लिख सकते हो। कौन से ट्रायंगल से लिखे हो? फ्रॉम ट्रायंगल ओ एन पी या एन ओ पी, जो भी गल। अरे क्लियर है ना? ओपी बराबर कितना? टी कॉस आर। अच्छा पी, हाँ टी बाई कॉस आर, हाँ हाइपोटेन्यूज निकाल रहे हैं ना? यस गुड जॉब, बहुत बढ़िया। तो ओपी बराबर क्या होगा? टी बाई कॉस आर। हाइपोटेन्यूज निकाले हो ना? तो बेस अपॉन कॉस थीटा होगा ना? यस। चलो अच्छा, उसके बाद दूसरा ट्रायंगल कौन सा? फ्रॉम ट्रायंगल ओ क्यू पी, फ्रॉम ट्रायंगल ओ क्यू पी। ये देखो, ये कितना है? आर। ये कितना होगा?
आई माइनस आर। तो ये बताओ साइन आई माइनस आर बराबर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, डी बाई ओपी। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, टी बाई कॉस आर, टी बाई कॉस आर साइन आई माइनस आर। अरे नहीं आया भाई, आ गया, पल्ले पड़ा। तो अब सोचो ये डी क्या कहलाता है, ये डी क्या कहलाता है, लेटरल शिफ्ट। अच्छा ये बताओ अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे तो लेटरल शिफ्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे तो लेटरल शिफ्ट बढ़ेगा कि घटेगा, जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा लेटरल शिफ्ट बढ़ेगा। चलो बता रहे हैं, याद कर लो, डी बढ़ाओगे आई बढ़ाओगे लेटरल शिफ्ट बढ़ेगा, टी बढ़ाओगे लेटरल शिफ्ट बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, म्यू बढ़ाओगे लेटरल शिफ्ट बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाओगे लेटरल शिफ्ट बढ़ेगा। क्लियर है ना। अच्छा ये तो तीन बात हो गई। आर पे तो तुम, आर तुम उसके अंदर है ना, आर को कहां मेजर कर पाओगे यार, पल्ले पड़ रहा है ये। अच्छा सोचो अब इसी म्यू से एक बात उठाई गई कि अपने पास दो कलर हैं, एक ब्लू कलर है और एक रेड कलर है, दोनों में डेविएशन सेम होगा, दोनों में शिफ्ट सेम होगा कि अलग अलग, दोनों में शिफ्ट सेम होगा कि अलग अलग, सेम कि अलग अलग, बताओ दोनों में शिफ्ट जो होगा वो सेम होगा कि अलग अलग, किस में ज्यादा होगा, किस में ज्यादा होगा, रेड में कि ब्लू में, रेड में कि ब्लू में। विबग्योर का सीक्वेंस देखियो कभी, प्रिज्म से कभी देखियो विबग्योर का सीक्वेंस, सबसे नीचे ब्लू लाइट होती है और सबसे ऊपर रेड होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा, वही वॉयलेट, सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हो रहा है, ब्लू का, क्योंकि ब्लू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। अब आप, आपके दिमाग में ये ख्याल जरूर आना चाहिए कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट का कैसे हो सकता है, बात समझ रहे हैं ना। तो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, हम पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट बेसिकली वो है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू लाइट। अरे क्लैरिटी है ना, लेकिन कलर पूरी अलग कैरेक्टरिस्टिक लेके चलता है। तो इसी वजह से हम अपने पढ़ने के फ्लो में उसको ठीक रखने के लिए हम ये बोल लेते हैं कि दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू कलर, क्योंकि टर्म तो रिलेटिव है ना। अरे बात समझ रहे हैं ना। तो बट ऐसा है नहीं, अगर हम कहें कि ब्लू कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बी और म्यू आर, तो हम बोल तो रहे हैं कि म्यू बी और म्यू आर, लेकिन हम समझ क्या रहे हैं कि दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू कलर विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू ब्लू कलर, और ये जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ग्लास का है विथ रिस्पेक्ट टू रेड कलर। समझे कि नहीं। और जब हम सीक्वेंस में चलते हैं तो विबग्योर का सीक्वेंस है ना, तो उसी सीक्वेंस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है, विबग्योर के सीक्वेंस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है, तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, ब्लू का है, मतलब वॉयलेट का, और सबसे कम रेड का। तो सबसे ज्यादा कौन डेविएट होगा, कौन होगा, ब्लू। तो शिफ्ट भी सबसे ज्यादा किसमें होगा, ब्लू में। अरे क्लियर है क्या। ये बहुत कॉमन सवाल है कि दो बीम्स हैं, एक रेड कलर की है और एक ब्लू कलर की है, कौन ज्यादा शिफ्ट होगी, कौन ज्यादा शिफ्ट होगी, ब्लू वाली। अरे क्लैरिटी है ना, पक्का जी। थिकनेस बढ़ाएंगे तो लेटरल शिफ्ट बढ़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो लेटरल शिफ्ट बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएंगे तो लेटरल शिफ्ट बढ़ेगा। तो ब्लू कलर की लाइट है और येलो कलर की लाइट है, तो किसमें शिफ्ट ज्यादा होगा, ब्लू में शिफ्ट ज्यादा होगा, येलो में शिफ्ट कम होगा। मत रिलेट करो यार तुम, यार मत करो, मैं जान रहा हूँ बहुत पचड़ा होता है उसमें, तुमको लगेगा ऐसा, लेकिन होता नहीं है वो। ठीक है ना, आई बढ़ेगा आर घट जाता है, तो ओवरऑल एंगल बढ़ जाता है। ठीक है ना। अगर मान लो हम आई को बढ़ा रहे हैं तो आई माइनस आर बढ़ेगा ही, क्योंकि आर घटेगा। ठीक है ना। क्या चीज, वही तो, इसीलिए तो हम कहें कि मत सोचो, होता है ऐसा, प्रैक्टिकली संभव है, गणित से भी संभव है, लेकिन उतनी गणित अपने दिमाग के थोड़े से ऊपर से निकल जाती है। ठीक है ना। तो छोड़ दो अभी, अभी इसको लीनियरली ब्रेक कर दें तो अभी आपको दिख जाएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और डी जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी में आ जाते हैं। ठीक है ना। तो अभी बस याद कर लीजिए कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो लेटरल शिफ्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो लेटरल शिफ्ट बढ़ेगा, थिकनेस बढ़ाएंगे तो लेटरल शिफ्ट बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा उसका लेटरल शिफ्ट ज्यादा होगा। क्लियर है। रिफ्रैक्शन में कोई ऐसी बात जो अभी तक आपको दिक्कत कर रही हो, नहीं, घर बैठ के आराम से इसको नोट कर लीजिएगा, अगली वाली क्लास में मिलेंगे तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस पर और चर्चा करेंगे, नॉर्मल शिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे।
और